हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त मनोज एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल फिजिक्स बाय एम के सर में। और आज हम पढ़ने वाले हैं सेकंड फिजिक्स का जो पहला टॉपिक है वो गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन का सूत्र। देखिए, गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। अब गोलीय पृष्ठ हमारे पास दो होते हैं, एक होता है उत्तल। गोलीय पृष्ठ कितने होते हैं? दो। एक उत्तल पृष्ठ और दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है हमारे पास अवतल पृष्ठ। अवतल पृष्ठ, ठीक है ना। तो अभी जो हम डेरिवेशन, इन दोनों के डेरिवेशन है, पहला उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र और अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। तो हम पहले पढ़ने वाले हैं कौन सा? अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। और फिर हम कौन सा पढ़ेंगे? उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। और इसके लिए हमें एक चित्र बनाना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं, चित्र को बहुत अच्छे से बनाइए, क्योंकि चित्र अगर हमारा बन जाता है तो आधा डेरिवेशन हमारा क्या हो जाता है? हल हो जाता है। तो चलिए हम एक यहाँ पर अवतल पृष्ठ बना लेते हैं। ये हमने कोई एक अवतल पृष्ठ बना लिया, ठीक है ना। इसके पीछे का हिस्सा अपवर्तक पृष्ठ है तो होगा पारदर्शी, यानी कि हमने मान लिया पीछे का हिस्सा क्या है? ये पूरा हिस्सा है कांच का। किसका है ये कांच, यानी कि ग्लास का हिस्सा है। इसके पहली तरफ क्या है? एयर, यानी कि वायु। तो ये जो माध्यम है, मीडियम एक, माध्यम एक, पहला माध्यम। और ये वाला जो है वो है माध्यम दो। ये वायु है तो ये कैसा माध्यम होगा? ये होगा विरल माध्यम। और ये कांच है तो ये कैसा होगा? ये होगा सघन माध्यम। हम लोगों ने माध्यम पढ़ रखे हैं, एक विरल माध्यम होता है और एक कैसा होता है? एक सघन माध्यम होता है। विरल माध्यम जिसमें प्रकाश की किरण आसानी से गमन कर जाए, और सघन माध्यम जिसमें प्रकाश की किरण आसानी से गमन ना करे। इस प्रकार के, मतलब एक कठोर और एक मुलायम टाइप का माध्यम हमने पढ़े हैं, ठीक है ना। अब हमने मान लिया इसके सामने कोई बिंदु P है, थोड़ा पास बना लीजिए। यहाँ से एक लाइन जाती है, इसे मुख अक्ष कहते हैं। अब अपवर्तक पृष्ठ के बीच से एक लाइन जाती है, जिसे क्या कहते हैं हम लोग? मुख अक्ष कहते हैं। हमने मान लिया यहाँ पर कोई बिंदु O है, O से कोई प्रकाश की किरण जाती है और जाने के बाद टकराती है। जब यहाँ पर टकराती है कोई भी प्रकाश की किरण, मैंने आपको अपवर्तन की घटना पढ़ाई थी, उसमें ये था इस तरीके से, नीचे कांच का एक स्लैब था और कांच के स्लैब पर प्रकाश किरण आ रही थी, आने के बाद टकरा रही थी। जहाँ पे भी टकराती है वहाँ पर एक लाइन खींचते हैं, इसे अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। और अभिलंब जहाँ पर भी ये टकराती है, मतलब जहाँ आपतन बिंदु कहते हैं, पृष्ठ के जिस बिंदु पर टकराती है उसी पर पृष्ठ के साथ 90 अंश का कोण बनाते हुए एक सीधी लाइन खींच देते हैं, जिसे अभिलंब कहते हैं। फिर प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो क्या करती है? उसको सीधा जाना चाहिए था, लेकिन अपवर्तन की घटना ये कहती है कि वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, यानी कि अभिलंब की ओर हट जाएगी ये, ठीक है। मैंने बताया था जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर हटती है, और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। इसका मतलब ये हो गया प्रकाश की किरण किधर हटेगी? अभिलंब की ओर हटेगी। तो ठीक इसी प्रकार का यहाँ पर एक अभिलंब हम बनाएंगे आपतन बिंदु पर, ठीक है ना। तो जब इस पर अभिलंब बनाएंगे तो ये यहाँ से वायु में प्रकाश की किरण जा रही है, यहाँ पर टकरा रही है। तो यहाँ पर इस पृष्ठ के साथ 90 अंश का कोण बनाते हुए, इसके साथ 90 अंश का कोण बनाते हुए एक लाइन हम खींच देते हैं। वो कुछ इस तरह से लाइन आएगी, इस तरह से ये। और ये लाइन हमारा जो वक्रता केंद्र होता है, इसे हम C कहते हैं। C से होके जाएगी। कहाँ से जाएगी? C से होके जाएगी। फिर अब हमने एक अभी पढ़ा था कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो ये अभिलंब की ओर झुकती है। ये क्या है सर? ये है हमारा अभिलंब। क्या है ये है अभिलंब। तो प्रकाश की किरण जब अभिलंब की ओर झुकेगी, यानी कि इसको जाना तो चाहिए था सीधे,
लेकिन ये सीधे नहीं जाके थोड़ी सी ऐसे करके तो इस चली जाएगी। प्रकाश की किरण को सीधे जाना चाहिए था, लेकिन सीधे नहीं जाके थोड़ी सी अभिलंब की ओर झुक के चली जाएगी। और जब इस लाइन को हम आगे बढ़ाएंगे ऐसे डैश 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 डैश, तो ये यहाँ पर कहीं इस पर मिलेगी, ठीक है ना। तो इसको हमने मान लिया यहाँ पर बनेगा इसका प्रतिबिंब, इसको नाम दे दिया आई, ठीक है ना। क्या नाम दे दिया? आई। तो ओ पॉइंट है हमारे पास, आई पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। ये प्रकाश की किरण यहाँ से जा रही है, ठीक है ना। जाने के बाद यहाँ अपवर्तक पृष्ठ से टकरा रही है और टकराने के बाद ये अभिलंब की ओर झुक जा रही है। जब ये अभिलंब की ओर झुक जा रही है तो अभिलंब के और अपवर्तित किरण के बीच में कोण बनता है जिसे कहते हैं आर। क्या कहते हैं? आर। इसे अपवर्तन कोण कहते हैं। अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये बनेगा आर। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच एक मतलब आने वाली किरण, उसके बीच एक कोण बनता है, इसे कहते हैं हम लोग आई। एक बार यहाँ बता दूँ मैं आपको, मैंने बताया था जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, यहाँ अभिलंब होता है, तो ये अभिलंब की ओर झुक जाती है। इस तरीके से जाना चाहिए था इसको सीधे, ऐसे नहीं जाती। तो यहाँ पर जो कोण बनता है उसे हम लोग कहते हैं आई, और यहाँ पर जो कोण बनता है उसे हम लोग कहते हैं आर। इसे कहते हैं आपतन कोण और इसे कहते हैं अपवर्तन कोण। तो यहाँ पर आई और कहाँ बनेगा भाई? ये है जाने वाली लाइन, मतलब परावर्तक पृष्ठ। ये था अपवर्तक पृष्ठ, सॉरी अपवर्तक पृष्ठ। तो अपवर्तक पृष्ठ की ओर जो लाइन आ रही है, ये किरण आ रही है, इस किरण का, और ये क्या है? अभिलंब। ये क्या है? अभिलंब। तो इस आपतित किरण का यानी कि आने वाली किरण का अभिलंब के साथ जो कोण बनेगा उसे कहते हैं कौन सा कोण? आपतित कोण, जिसे आई से लिखते हैं। फिर अभिलंब से दूर जाने वाली किरण का, सॉरी ये पृष्ठ से, अपवर्तक पृष्ठ से दूर जाने वाली, ये अपवर्तित किरण का अभिलंब के साथ कोण कहलाता है अपवर्तन कोण, जिसे आर से लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये वाला जो कोण है ये है अभिलंब, ये आने वाली किरण है। तो अभिलंब और आने वाली किरण के बीच में जो कोण बनता है वो कौन सा होता है? आई, ये वाला कोण। फिर दूर जाने वाली किरण और अभिलंब, ये अभिलंब है, के बीच जो कोण बनता है वो होता है आर। यहाँ पर ये बन गया आपका आर, ठीक है ना। लेकिन देखिए अब यहाँ पर जब दो तिर्यक रेखाएं एक दूसरे को ऐसे काटती हैं तो यहाँ पर जो कोण बनता है आर, वही कोण यहाँ पर भी, मतलब ये कोण दोनों शीर्षामुख कोण होते हैं। शीर्षामुख कोण का मतलब हो गया आमने सामने के शीर्ष के कोण। तो जब ये जितना कोण ये होता है उतना ही कोण होता है ये। तो वही कंडीशन हमें यहाँ मिल रही है। तो जो कोण यहाँ पर आर है वही कोण यहाँ पर भी क्या होगा? आर होगा, ठीक है ना। तो इसको मिटा देते हैं। तो इस तरीके से हमने चित्र बना लिया है। अब हमने माना है, क्या मान लेते हैं कि ये वाला एंगल अल्फ़ा है, ये वाला एंगल बीटा है और ये वाला एंगल गामा है। हमने मान लिए तीनों एंगल कैसे हैं? अल्फ़ा, बीटा और गामा है। यहाँ पर एक अभिलंब गिरा लेते हैं, इसे कोई नाम दे दो बिंदु को, इसे एम दे दो। क्या नाम दे दो? एम, ठीक है ना। यहाँ से एक हम डैश 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 करके गिरा लेंगे अभिलंब, जिसका नाम देंगे एन। एम एन हमने क्या किया? एक अभिलंब बना दिया, ठीक है ना। अब इसके बारे में हमें 2-3 लाइनें लिखनी पड़ती हैं। वो क्या लिखेंगे? माना, क्या लिखते हैं? माना, इसको कह दो ए और ए डैश, ठीक है। तो माना ए डैश एक अपवर्तक पृष्ठ है, एक क्या है? अपवर्तक पृष्ठ है, ठीक है, जिस पर किरण आके टकरा रही है और जिसका प्रतिबिंब बिंदु आई पर बनता है, ऐसे लिख देंगे, ठीक है। क्या है? ए डैश एक अपवर्तक पृष्ठ है जिसके सामने, जिसकी अक्ष पर बिंदु क्या है? ओ है, ठीक है। ओ से चलने वाली प्रकाश की किरण, ओ से चलने वाली प्रकाश किरण एम से, एम पर जाकर
टकराती है बिंदु M पर परावर्तक पृष्ठ से टकराती है, परावर्तक पृष्ठ पर टकराती है, जिसका आभासी प्रतिबिंब लिख दीजिए, प्रतिबिंब I बनता है, इतना आपको लिख देना है, ठीक है ना। फिर लिखेंगे, ये आप कुछ मतलब इस चित्र को देख के आपको लिखना है, जो भी इसमें बनाया है वो हमको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। आप जितना सही से लिख सकते हैं उतना अच्छा है, लेकिन आपको रटना नहीं है। किताब में बहुत बड़ी लिखा होता है ये, तो हमें ये समझ नहीं आता है, तो हमें जो चित्र में बनाया है वही यहाँ पर हमको लिखना है, ठीक है ना। अब इसके आगे हम इसके डेरिवेशन में चलते हैं। लिखेंगे क्या, चित्र से ये लिखेंगे चित्रानुसार त्रिभुज हमने कौन सा ले लिया, ONM में। देखिए क्या है, देखिए ONM, ये बड़ा वाला जो दिख रहा है ये ONM, इसमें हम लिखेंगे क्या, गामा क्या है, त्रिभुज ON नहीं लेंगे, त्रिभुज OCM किसमें, इस वाले त्रिभुज में, OCM इस वाले त्रिभुज में। ये दिख रहा है आपको, यहाँ से ऐसे चलना है, फिर यहाँ से ऐसे चलना है, फिर यहाँ से OCM में। गामा क्या है भाई, गामा बहिष्ठ कोण है। बहिष्ठ कोण का मतलब आप समझते हैं, त्रिभुज का बाहरी कोण बहिष्ठ कोण है। जब ये बहिष्ठ कोण है तो हमारे यहाँ पे जो बहिष्ठ कोण होता है वो त्रिभुज के अन्य दो कोणों के जोड़ के बराबर होता है, यानी कि बहिष्ठ कोण है, इसलिए क्या लिख देंगे हम, इसलिए गामा इक्वल टू जो हो जाएगा वो हो जाएगा, देखिए इस वाले त्रिभुज को अगर मैं यहाँ उठा के रख लूँ, ये ऐसे करके और ऐसे करके, ये थोड़ा सा इस तरीके से ऐसे करके इस लाइन को आगे बढ़ा दो, तो यहाँ पर बन रहा है अल्फ़ा, यहाँ पर क्या बन रहा है गामा, और यहाँ पर बन रहा है आई। ये है पॉइंट आपका O, ये पॉइंट आपका है C, और ये वाला पॉइंट जो है आपका वो है M। OCM में गामा क्या है, गामा बहिष्ठ कोण है किसका, अल्फ़ा, और इस त्रिभुज का क्या है, OCM का गामा क्या है, बहिष्ठ कोण है। और बहिष्ठ कोण प्रमेय ये कहती है कि जो त्रिभुज का बाहरी कोण होता है उस कोण, वो जो कोण होता है अन्य दो कोणों के योग के बराबर होता है। यानी कि हम लिख सकते हैं गामा बराबर I प्लस अल्फ़ा, या इसको थोड़ा सही कर लीजिए, इसको हम कर सकते हैं, I का मान निकालना है यहाँ पे, तो अल्फ़ा को ले आओ इधर रह जाएगा I, तो ये हो जाएगा गामा, अल्फ़ा इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो बराबर यहाँ क्या बचेगा I। इसको सीधा कर लो, I को लिख लो पहले, तो I बराबर हो जाएगा आपका गामा माइनस अल्फ़ा। इसे कह दो समीकरण नंबर 1। ठीक इसी प्रकार से, अब इसी प्रकार से हम लोग क्या देखेंगे, इसी प्रकार हम लेंगे अगला त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज OIM, त्रिभुज OIM में, त्रिभुज OIM में बहिष्ठ कोण कौन सा है भाई, इसको अगर मैं इसके नाम बदल दूं, इसके नाम, ठीक है, इसको मैंने कह दिया O, इसको कह दिया I और इसको कह दिया M, तो अब ये वाला त्रिभुज बन गया OIM, ये वाला त्रिभुज बन गया, ठीक है ना। कौन सा अब इस हमें OIM नहीं लेना है, हमें लेना है दूसरा वाला, ये यहाँ से हटाओ इसको, हमें लेना है IC और M, ये वाला त्रिभुज,
ICM, देखिए ये वाला त्रिभुज। तो यहाँ पर क्या है, हम कौन सा त्रिभुज लेंगे, ICM, ये वाला त्रिभुज लेंगे। और इस वाले त्रिभुज में देखिए IC में ये क्या है, बीटा है, क्या है, बीटा। अब इस त्रिभुज में हम क्या देख रहे हैं, बहिष्कोण जो है हमारा गामा है। जब ये बहिष्कोण गामा है तो ये इन दोनों के बराबर होगा जोड़ के। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर भी गामा इजकल टू इसकी जगह पे ये कोण कौन सा है यहाँ पर, R। देखिए इस त्रिभुज में ये वाला कोण कौन सा है, R। इस त्रिभुज की जब हम बात करेंगे इसकी, ठीक है ना, तो इसमें ये कोण कौन सा है, बीटा। ये वाला कोण क्या है, R। I कौन सा कोण है, I तो इसका कोण है। ये पूरा कोण क्या है, I, और इतना कोण क्या है, R। तो इस त्रिभुज के लिए हम कौन सा कोण लेंगे, ये R वाला लेंगे, ठीक है ना। तो गामा इजकल टू क्या हो जाएगा, बीटा प्लस R। तो यहाँ पे गामा इजकल टू क्या हो गया, बीटा प्लस R। R को ऐसा बना दो, ठीक है ना। अब यहाँ से हम R की वैल्यू निकाल देते हैं। तो इसको इधर ले आएंगे उठा के, तो ये हो जाएगा गामा माइनस बीटा इजकल टू R। यह यहाँ से हो जाएगा R इजकल टू, इसको गामा माइनस बीटा लिख लेते हैं, और ये हमारी हो जाती है समीकरण नंबर 2, ठीक है ना। अब हमने पढ़ा है स्नेल का नियम। स्नेल का नियम क्या कहता है, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से आपको पता होगा, स्नेल का नियम कहता है कि साइन I बटे साइन R इजकल टू N2 माइनस N2 बटे N1। अब N2 क्या है, ये दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है। N1 क्या है, पहले माध्यम का अपवर्तनांक है, ठीक है ना। तो अगर हम इसकी तिरछी गुणा कर लेते हैं, इसकी इसके साथ और इसकी इसके साथ, तो ये हो जाएगा N1 साइन I बराबर N2 साइन R। हमने मान लिया क्या कि M जो है, ये जो बिंदु P है, इसको ध्रुव कहते हैं, इसको मानते हैं बिंदु P। बिंदु M बिंदु P के पास है, तब क्या हो जाएगा, माना बिंदु M P के पास है, P के पास है। अगर ये P के पास होगा, मान लीजिए इस बिंदु को हमने इस P के पास ले आए, तो ये सारे कोण कैसे हो जाएंगे, छोटे। देखिए थोड़ा सा इसको मैं फिर से आपको बना के दिखा रहा हूँ। यहाँ पे ये है हमारा ऐसे से जा रहा है चित्र, ये बिंदु P है। अब मान लिया M यहाँ पर है, तो जब M यहाँ पर होगा तो ये अल्फ़ा बीटा गामा सब कैसे हो जाएंगे, बहुत छोटे छोटे कोण हो जाएंगे। अल्फ़ा बीटा इसके देखो यहाँ पर ये ऐसे होगा, तो ये और छोटा हो जाएगा। तो I R अल्फ़ा बीटा सब छोटे हो जाएंगे। तो चलिए हम क्या करेंगे, I और R छोटे हो जाएंगे, तो साइन I बराबर जब छोटा होगा तो I रख लेंगे, और साइन R बराबर हम क्या मान लेंगे, R, ठीक है। तो जहाँ पर साइन I है वहाँ पे ओनली I रख देते हैं, जहाँ साइन R है वहाँ पे क्या रख देते हैं, R। तो देखिए क्या आएगा, N1 क्या है, ये N1। अब ये साइन I जो है, इसकी जगह पे हमें यहाँ से क्या रखना है, I बराबर N2, इसकी साइन R की जगह पे क्या रखना है हमें, R। तो यहाँ पे क्या रख दिया हमने, R। तो N1 I बराबर N2 R, ठीक है ना। यहाँ तक हम पहुँच गए। अब I व R के मान समीकरण 1 व 2 से रखने पर, समीकरण 1 व 2 से I व R के मान रखने पर भी रख दो। तो यहाँ पर देखिए आपके पास I का मान है गामा माइनस अल्फ़ा, तो पहले N1 को ऐसे लिख लो, और यहाँ पर लगाओ गामा माइनस अल्फ़ा, ठीक है ना, बराबर N2 को लिख लिया। R का मान हमारे पास क्या है, गामा माइनस बीटा, गामा माइनस बीटा। ब्रैकेट को खोल देते हैं। जब ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये हो जाएगा N1 गामा, इसके साथ गुणा हो जाएगी,
और ये माइनस लग जाएगा N1 अल्फ़ा, N1 अल्फ़ा। यहाँ पर देखिए N2 और क्या आ जाएगा गामा माइनस N2 बीटा। बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर हम N2 वाले एक तरफ कर लेते हैं और N1 वाले एक तरफ कर लेते हैं। सॉरी, गामा वाला एक तरफ कर लो। ये गामा वाला है, ये गामा वाला है, तो गामा वाला क्या हो जाएगा N1 गामा माइनस का N2 गामा। देखिए N1 N2, ये गामा वाले को एक तरफ ले आया तो ये इधर प्लस का था, इधर जाके हो जाएगा माइनस का, बराबर ये देखिए इधर जाके प्लस का हो जाएगा N1 अल्फ़ा, और ये किस चीज़ का है माइनस का, तो माइनस का रहेगा N2 बीटा। अभी यहाँ पर देखिए गामा दोनों में है तो गामा को हम बाहर निकाल देते हैं, अंदर क्या बचेगा N1 माइनस N2, और यहाँ पर क्या है N1